नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग अपने जो लास्ट सेशन है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का, उसके क्रम में एक पार्ट और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा था यह अंतिम हमारा अनुच्छेद था, आर्टिकल 78 था। इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और 78 के आगे कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा MCQ भी चल रहा है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो टोटल अनुच्छेद 395 है। गणना की दृष्टि से 460 अनुच्छेद हैं और ये अब जब हम क्लास ले रहे हैं तब तक का डेटा है। हम आर्टिकल संख्या 79 से शुरू कर रहे हैं। इसमें इसकी जो शुरुआत होती है ये बेटा संसद से होती है। ये आपके विधि निर्माण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें आपके संघीय जो क्षेत्र है, मतलब संघ है, केंद्र है, उसके लिए विधियों को बनाया जाता है। अब इसी की शुरुआत किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है कि आखिर कैसे विधि बनाएंगे, उसके लिए संस्था कौन सी होगी। तो शुरुआत वही हो जाती है कि आर्टिकल संख्या 79 ये कहता है कि संसद का गठन, कि यहाँ पे एक संसद होगी जो भारत के लिए या केंद्र सरकार के लिए विधियों का निर्माण करेगी। और इस संसद में, क्योंकि ये संरचना की बात किया है, इसमें शामिल कौन कौन से होगा, तो इसमें बेटा एक चीज याद रखिएगा, संसद में हमेशा पहला व्यक्ति कौन शामिल हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमेशा रहेगा। राष्ट्रपति के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका लोकसभा शामिल हो जाएगा, और लोकसभा के साथ में बात करते हैं तो आपका राज्यसभा शामिल हो जाएगा। ये तीन अभिन्न अंग है। इन तीनों अंगों से मिलकर ही आपकी संसद का निर्माण होती है। कोई भी विधि होती है तीनों जगह से पास आउट होनी चाहिए। मतलब राज्यसभा, लोकसभा में आपका ये मत के आधार पे होता है, वोटिंग के आधार पे होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में आपकी कोई विधि कंप्लीट मानी जाती है। तो इसीलिए 79 आर्टिकल क्या कहता है, संसद का निर्माण। वहीं पे राज्य के लिए अगर बात करते हैं तो 168 जो 168 ये कहता है कि राज्य के लिए एक राज्य विधान सभा होगी। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। विधान परिषद की बात करता है, ठीक, उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसमें राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। तो विधानमंडल पूरा आपका किस में आ जाएगा, 168 में आ जाएगा। चलते हैं अगले अनुच्छेद में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 80। इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। अब राज्यसभा की संरचना, इसमें देखिए राज्यों के लिए जो 169 है, 169 है, ये राज्य विधान परिषद है, क्योंकि दोनों की समानता पाई जाती है। एक ही जैसी संरचना है कि अगर बनाया जाएगा, अगर विधान परिषद बनी है, जहां पे नहीं है वहां से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां पे है वहां पे क्या होगा, आपका ये कंटिन्यू चलने वाली संस्था हो जाएगी, मतलब एक स्थायी संस्था हो जाएगी। जैसे कि आपका राज्यसभा है, राज्यसभा कैसी संस्था है, ये आपकी स्थायी संस्था है। स्थायी संस्था, इसका कभी भी कोई भी विघटन नहीं होता है। और अब विघटन नहीं होगा तो क्या होगा, अब ये विघटन नहीं होगा तो इसके सदस्य क्या होगा, सदस्यता पूरी होगी। सदस्य, ठीक, सदस्य रिटायर होते हैं 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सदस्य होता है। ऐसा कब किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे, 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, आपके रिटायर हो जाया करते हैं। ठीक, 1/3 सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं और ये रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो राज्यसभा होती है, ये नेतृत्व किसका करती है, किसके लिए बनी होती है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो राज्य हैं आपके, राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए, इसके अलावा जो आपके यूटीज होती हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। और ये जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व ये कैसा होता है, ये प्रतिनिधित्व बेटा आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें डायरेक्ट जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसलिए जो इनके सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को जो निर्वाचन होता है, इसमें राज्य विधान सभा शामिल हो जाती है। उसी के निर्वाचन के बाद यहाँ पे इनको जो है नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर राज्यसभा की कुल क्षमता कितनी है, कुल सदस्य संख्या, तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, कुल सदस्यों की जो संख्या है ये अधिकतम 250 हो सकती है। ये क्या संख्या है, ये अधिकतम की संख्या है, अधिकतम, ये आपकी अधिकतम संख्या हो जाती है। अब अच्छा, इसमें क्या है, इसमें एक आपका क्लॉज और याद रखना, जो 12 सदस्य हैं ये कैसे होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब इसमें कमेंट करके ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से जो है इनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत, तो यहाँ पे 12 सदस्य कहाँ से, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया व समाज सेवा, इन सभी से मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, अब इसके जो बचे हुए बाकी सदस्य, कितने सदस्य, 238 सदस्य, ये कहाँ से होते हैं, ये आपके राज्य प्लस यूटीज से होते हैं, राज्य प्लस यूटीज से होते हैं। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे आपको
याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद संख्या 81, जो कि लोकसभा की संरचना के बारे में कहता है। जैसे कि हमने राज्यसभा में देखा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था संसद 3 लोगों से मिलकर बनी। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका अनुच्छेद बता चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं। अब हम लोकसभा को देख ले रहे हैं। लोकसभा के समान ही विधानसभा बनाई गई है 170 अनुच्छेद में, उसे भी याद रखिएगा। अब लोकसभा की कॉम्बिनेशन है, अब इसमें देखिएगा, ये पहली चीज क्या है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से यहाँ आते हैं लोग, निर्वाचन से। इसे निचला सदन भी कहा जाता है, यह लोगों का सदन कहा जाता है। और यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो यहाँ पर भी जो प्रतिनिधित्व होता है ये राज्यों का, राज्य प्लस यूटीज का, दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगर यहाँ की अधिकतम संख्या की बात करते हैं, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 552 हो सकती है, अधिकतम 552 सदस्य। और वहीं पे अगर राज्यों से बात करते हैं तो 530, और अगर यूटीज की बात करते हैं तो 20 आपके कैसे हैं यूटीज के। अब सर जी बात ये आती है कि सर जी आपने ये 2 बताया, ये 2 कहाँ से है? हमने तो पढ़ा है कि ये 2 हट गया। तो बिल्कुल बेटा, ये जो 2 है ये आंग्ल भारतीयों की होती हैं, आंग्ल भारतीय, ठीक। अच्छा, लेकिन ये खास बात ये है कि ये जो आंग्ल भारतीय हैं इनको आगे नहीं बढ़ाया गया। और किस संविधान संशोधन से आगे नहीं बढ़ाया गया? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है 2019 में, इसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। और 25 जनवरी 2020 से स्वतः समाप्त हो गया, स्वतः समाप्त। जब स्वतः समाप्त हो जाता है तो वर्तमान में अगर बात करते हैं कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वर्तमान में अधिकतम संख्या आपकी 550 हो सकती है। वर्तमान में 550 ये आपकी अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या हो सकती है। तो बेटा इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद संख्या 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन की बात करता है। रीएडजस्टमेंट मतलब जो सीटें हैं उन सीटों को भी जो है रीएडजस्ट किया जाए, और जो जनसंख्या है, जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार ही उसे निर्धारित किया जाए या उसे बनाया जाए। तो इसी को देखते हुए देखिए, ये जरूरी है कि हर जनसंख्या बाद, क्योंकि बदल रहा सेंसेक्स के बाद, तो इसमें आपका जब 42वां संविधान संशोधन होता है उससे क्या कर दिया जाता है, उससे आपका केंद्र लोकसभा एवं आपका जो राज्य की विधानसभा होती है, दोनों की सीटों को 2001 की जनगणना के लिए क्या कर दिया जाता है, 2001 तक के लिए 1971 की जनगणना को सीमित कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपका यही बना रहेगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है। अच्छा, दोनों में ये चीज किया गया। अब इसके अलावा क्या किया जाता है, 87 संविधान संशोधन आता है 2003 में। इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि अब जो जनसंख्या है ये कहाँ तक के लिए, ये आपका 2026 तक के लिए आपका उसी रूप में बनी रहेगी। कब तक के लिए हो गया, 2026 तक के लिए हो गया। अब 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद ही आपका पहला क्या किया जाएगा, पहला जो है आपका यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे 87 जो संविधान संशोधन है इसमें थोड़ा सा खास चीज किया गया। इसमें ये राज्यों से संबंध में है, राज्यों से। इसमें क्या किया गया, 2001 की जनगणना में राज्यों में 2001 की जनगणना ली गई, 2001 की जनगणना। मतलब केंद्र के लिए जो है क्या किया गया, केंद्र के लिए सीमित कर दिया गया। केंद्र के लिए कौन सा, 2026 तक कौन सी जनगणना, 1971 की। और वहीं पे इसकी 2001 की जनगणना कब तक के लिए लिया गया, 2026 तक के लिए। इसको भी 2026 तक के लिए ही कर दिया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे दोनों चीजों को आपको याद रखना है। इसका कौन करता है, तो इसको परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग गठन राष्ट्रपति द्वारा। गठन किसके द्वारा हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा हुआ। तो इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 83। ये संसद के जो संसाधन होते हैं उसकी अवधि के बारे में बात करता है।
यहाँ पे थोड़ी सी गलती है बेटा, ये साधनों नहीं, यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, सदनों होगा। जो सदन होंगे उनकी अवधि के बारे में बात करेगा, सदनों की अवधि के बारे में। सदन में कौन कौन सा आ जाएगा, आपका लोकसभा आ जाएगा और आपकी राज्यसभा आ जाएगा। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि जो संसद है, संसद का सदनों की अवधि क्या निर्धारित होती है, कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको दोनों को दिया गया है। आर्टिकल कौन सा है, 83 नंबर आर्टिकल है। इसमें अगर हम बात करते हैं, 2 सदन है। पहला आपका राज्यसभा है, राज्यसभा। राज्यसभा कैसा सदन है, इसे स्थायी सदन माना जाता है, स्थायी सदन, और ये कभी भी विघटित नहीं होता। दूसरा क्या है, दूसरा आपका लोकसभा है। लोकसभा ये क्या है, ये सामान्यतः 5 वर्ष रहता है, 5 वर्ष रहता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, जो स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन में अभी जो हमने आपको बताया वही चीज याद रखिएगा। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 वर्ष में क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इसके साथ में इनका जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। सदस्य 6 वर्ष तक सदस्यता रहती है इनकी। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले उस पर। यहाँ पे आपको अगला अनुच्छेद जो कह रहा है, अनुच्छेद संख्या 84, इसमें संसद की जो सदस्यता है उसके लिए योग्यताओं को निर्धारण किया गया है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो संसद है, संसद में 2 ही सदन है, एक आपका है राज्यसभा, दूसरा है आपका लोकसभा। लोकसभा इसमें अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो सामान्य सा जो मैं आपको बताऊं तो राज्यसभा में 30 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, और वहीं पे लोकसभा में इसकी उम्र की सीमा को 25 वर्ष रखा गया है, 25 वर्ष रखा गया है। अब इसके अलावा क्या है, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए दोनों में, पंजीकृत मतदाता, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, और साथ में जो संसद निर्धारित करे, और जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। निर्धारित करे। इसी में आपका ये भी आ जाता है, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है होना चाहिए। क्लियर। इस चीज को यहाँ पे देखिए, 2 वर्ष से अधिक सजा ना हो, से अधिक सजा ना पाया हो। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, ये सारी बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। क्लियर बेटा। चलते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद संख्या 85, संसद के सत्रावसान एवं विघटन के बारे में यहाँ पे चीजें दी गई। अब देखिए 3 चीजें यहाँ पे। पहला तो है सत्र। सत्र की बात करते हैं तो सत्र के बारे में एक चीज कही गई है कि 2 सत्रों के मध्य के जो गैप है वो आपका 2 सत्र के बीच 6 माह से ज्यादा गैप ना हो, 6 माह से अधिक गैप ना हो। ये एक चीज यहाँ पे खास हो जाती है, पहली चीज। क्लियर। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, अगर 6 माह से ज्यादा गैप ना हो तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सामान्यतः भारत में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, 3 सत्र। अब 3 सत्र कौन से हैं? 3 सत्र, पहला आपका है बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका मानसून सत्र है, मानसून सत्र है। तीसरा आपका शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र है। ये आपके टोटल 3 सत्र हैं। क्लियर। इस चीज को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे है। अब ये पहली चीज सत्रों के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए सत्रावसान के बारे में बात किया गया है। सत्रावसान क्या होता है? जब सत्र पूर्ण होता है उसके बाद होता है, एक सत्र के पूर्ण हो जाने के बाद।
एक सत्र पूर्ण होने के बाद और जो दूसरा सत्र है उसके पहले का जो समय होता है उसको कहा जाता है सत्रावसान का समय। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया? इसके बाद विघटन दिया गया। अब विघटन क्या है? तो विघटन के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें क्या है, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। आपकी लोकसभा क्या होती है, आपकी यहाँ पे लिख लीजिएगा, लोकसभा खत्म। ठीक, फिर क्या होगा? फिर केवल चुनाव से आएगी, केवल चुनाव के बाद आहूत। अब फिर बिना चुनाव के नहीं आ सकती। ये चीज यहाँ पे आपकी खास होती है कि इसमें जो है विघटन में हमेशा क्या कर दिया जाता है, हमेशा जो है उसका कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। स्थगन क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको बता दूं, उसको क्या कहा जाता है? स्थगन। स्थगन ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए। ये क्या है? ये कुछ आपके चरण थे जिसमें आपका सत्र स्थगन, सत्रावसान, इन चीजों को हमने यहाँ पे समझा। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको हम और विस्तार से देखेंगे, आराम से देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।